हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह आज आपके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम सभी की लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे कहा जाता है हमारा व्यवहार। यह व्यवहार दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाहरी होता है। आंतरिक व्यवहार वह जो अनुभूतियों के द्वारा, इमोशंस के द्वारा, हमारे मूल प्रवृत्तियों के द्वारा हमारे अंदर में बनता है, और वह अंदर बनने वाला व्यवहार बाहर प्रकटीकरण में जब दूसरों के सामने आता है तो हम उसको सामान्य भाषा में व्यवहार या बिहेवियर कह देते हैं। दोस्तों, यह बिहेवियर या व्यवहार हमारे लाइफ के साथ हर पल कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में निभाता है, या सीधी बात ये कहें, सीधी भाषा में यूँ कहें कि यह व्यवहार ही वह चीज़ है जो हमारी लाइफ को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। व्यवहार ही वह चीज़ है जो हमारी लाइफ को बहुत नीचे भी ला सकता है। व्यवहार ही तय करता है कि हमें सम्मान मिलेगा कि रेस्पेक्ट। व्यवहार ही तय करेगा कि हमें स्नेह मिले या ना मिले। दोस्तों, व्यवहार एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है, उल्लास लाता है, हर्ष लाता है, स्नेह लाता है, लेकिन व्यवहार ही वह चीज़ है जो हमें एकांत में भी ले जाता है, हमें अकेला छोड़ देता है, हमें दुखों की ओर धकेल देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो व्यवहार के द्वारा तय होती हैं, ये हमारे अंदर में होती हैं, जो बाहर कहीं ना कहीं वातावरण के साथ इंटरेक्शन के दौरान प्रकट होती हैं। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को जहाँ अध्ययन किया जाता है, इसके अध्ययन का जो क्षेत्र है, जिस विषय में इनको अध्ययन किया जाता है, उसको लेकर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। उसी को लेकर आज हम आमने सामने हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे विषय की जिसको व्यवहार का और अनुभूतियों का अध्ययन कहा जाता है। एक ऐसे विषय की जो मानव और प्राणी या प्राणी मात्र के व्यवहार को क्रमबद्ध तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से लगातार और निरंतर अध्ययन करता है। यह प्राणी के व्यवहार की व्याख्या करता है, भविष्यवाणियाँ करता है और उसे परिष्कृत करने के या बहुत एनहांस करने के मौके बनाता है। यस दोस्तों, मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ वह है साइकोलॉजी। दोस्तों, मैं आरपी सिंह साइकोलॉजी को लेकर लगातार आपके साथ आने वाले समय में एक सीरीज़ के रूप में चर्चा करने वाला हूं। हम मिलके इस विषय के बारे में समझ बनाएंगे और हमारे व्यवहार को बहुत अच्छे तरीके से कैसे गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, कैसे पर्सनालिटी को बिल्ड किया जाए, कैसे व्यवहार को परिष्कृत और एनहांस किया जाए, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ वो सारे व्यक्ति जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, जिनका किसी न किसी रूप में शिक्षा के साथ वास्ता है, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे उनका खुद का निजी विद्यालय है, राजकीय विद्यालय में है, प्रशासन में है, पेडागोजिकल पार्ट्स में है, या किसी भी रूप से बच्चों के साथ जिनका किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन है, किसी भी प्रकार का बिहेवियर है, इंटरेक्शन है, उन सब के लिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बच्चे फाइट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एजुकेशन का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम की बैकबोन साइकोलॉजी होता है। आप चाहे व्याख्याता की बात करो, सेकंड ग्रेड की बात करो, थर्ड ग्रेड में रीट, आर टेट, सी टेट, बिहार टेट, यूपी टेट, किसी भी टेट की बात करो, केवीएस हैं, नवोदय हैं, रेलवेज़ हैं, और भी दुनिया भर के एग्ज़ाम जहाँ कहीं भी एजुकेशन सेक्टर का होता है, वहाँ साइकोलॉजी किसी न किसी रूप में बैकबोन होती है। चाहे वो एजुकेशन साइकोलॉजी हो, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट के रूप में हो, चाहे अन्य किसी भी रूप में हो, लेकिन सिलेबस का पार्ट होता है। और इसको समझे बिना, इसको ठीक से किए बिना किसी भी बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना एजुकेशन के सेक्टर में बड़ा मुश्किल सा है। तो दोस्तों, हम इसी चीज़ को लगातार डेवलप करेंगे, हर लेवल की चीज़ों को समझेंगे, और आप और मैं मिलकर साइकोलॉजी की समझ को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम जिस विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं वह साइकोलॉजी बहुत पुराना विषय है, बहुत पहले के अध्ययन का क्षेत्र है। ऐसा माना जाता है कि साइकोलॉजी अपने आप में बहुत पुराना है, लेकिन साइकोलॉजी का इतिहास नया है। इतिहास और अपने आप में विषय पुराना होने में क्या फ़र्क है दोस्तों, अभी हम इस चीज़ को डिटेल से समझेंगे। तो हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वह हमारा साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी जिसे हम जिसे मनोविज्ञान कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों वर्तमान में सिमिलर
अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या डिफरेंस है, आगे हम बात करेंगे इस चीज़ को लेकर। साइकोलॉजी जो विषय है दोस्तों, इसका प्रारंभ यूनान से माना जाता है। यूनान जो वर्तमान में ग्रीस है, यूनान से इसका प्रारंभ माना जाता है, जो वर्तमान का ग्रीस है। और इस यूनान में वेरी फर्स्ट साइकोलॉजी का जो अध्ययन था, ये इस नाम से नहीं था। प्रारंभ में यह अध्ययन प्रकृति का अध्ययन था। यूँ कहें कि प्रकृति का अध्ययन यूनान में जिन व्यक्तियों के द्वारा प्रारंभ किया गया, उन्हें प्रकृतिवादी कहा गया। प्रकृतिवादी, और यह प्रकृतिवादियों का अध्ययन धीरे धीरे यूनान में एक विचारधारा बन गई, जिसे प्रकृतिवाद की विचारधारा भी कहा जाता है। इस प्रकृतिवाद की विचारधारा में प्रमुख जो प्रकृतिवादी थे, उनमें से कुछ नाम हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये प्रकृति का जो अध्ययन है, यह प्रकृति का अध्ययन प्रकृति के साथ साथ प्राणी के अध्ययन के रूप में आगे विकसित होने लगा। दोस्तों, जब प्राणी के अध्ययन के रूप में यह विषय विकसित होने लगा, तो प्राणी के साथ मानव और प्राणी मात्र, उन सब की व्याख्याएं होने लगी। और जब उन सब की व्याख्याएं होने लगी, तो प्राणी के अध्ययन में प्राणी का अस्तित्व किन चीज़ों से बनता है, प्राणी का अस्तित्व का कनेक्शन किसके साथ में है। तो यूँ कहें कि आत्मा, स्व या सेल्फ, उसके अलावा आत्मा और परमात्मा में क्या कनेक्शन है, किस तरीके से आत्मा आती है, कैसे आत्मा व्यक्ति के शरीर को या प्राणी के शरीर को हलचल मोमेंटम में लेके आती हैं, या उसमें उसका क्या रोल होता है, इन सारी चीज़ों को लेके धीरे धीरे यह प्रकृति का अध्ययन आगे बढ़ने लगा। और जब इस अध्ययन में आत्मा परमात्मा की बातें होने लगी, आइडियोलॉजी की बातें होने लगी, तो दोस्तों यह प्रकृतिवाद या प्रकृति का अध्ययन आगे चल के दर्शन शास्त्र में कन्वर्ट हो गया, या दर्शन का अध्ययन कहलाया। तो यही अध्ययन जो प्रकृति का अध्ययन था, आगे चल के दोस्तों ये हो गया दर्शन का अध्ययन। दर्शन का अध्ययन, इन सारे अध्ययनों का, चाहे वो दर्शन का अध्ययन हो, चाहे वो प्रकृति का अध्ययन हो, इन सब का केंद्र यूनान ही था। दर्शन को हम इंग्लिश में फिलोसफी भी कहते हैं, जो एक बड़ा और अमूर्त चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को लेकर डिस्कस करने वाला विषय है। दर्शन में दोस्तों आत्मा परमात्मा, इनके कनेक्शन, इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन होता है, या अमूर्त तथ्यों को लेकर डिस्कशन होता है, या यूँ कहें ऐसे अनसुलझे रहस्यों को लेकर इस विषय में चर्चाएं होती हैं, जिनको लेकर आज तक बहुत बड़ा अध्ययन नहीं हो पाया है। आज भी ये रहस्य अनसुलझे ही अटके हुए हैं। धीरे धीरे दर्शन आगे बढ़ता है, और दर्शन के साथ एक और आगे नई अध्ययन की शाखा शुरू होती है। लेकिन ये सारा का सारा जो अध्ययन था, इस अध्ययन का केंद्र यूनान है। और यूनान में इस संपूर्ण अध्ययन में अगर कुछ व्यक्तियों की बात करें, तो एक पहला नाम आता है सुकरात का। सुकरात यूनान में एथेंस के रहने वाले हैं। ईसा पूर्व 400 वर्ष पहले लगभग इन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया यूनान में। और यूनान में इन्होंने प्रकृतिवादी विचारधारा के रूप में अपने आप को स्थापित किया, या यूँ कहें कि प्रकृतिवादी विचारधारा का प्रारंभ किया। और आगे चल के यही प्रकृतिवादी विचारधारा जब दर्शन में कन्वर्ट हुई, तो सुकरात दर्शन शास्त्र के जनक के रूप में विख्यात हुए। सुकरात का एक बहुत ही योग्य शिष्य था, जिनका नाम है प्लेटो। प्लेटो ने इस विचारधारा को और आगे बढ़ाया, और यह विषय और विकसित हुआ। और उसके बाद प्लेटो का एक और शिष्य है, जिसका नाम है अरस्तु, एरिस्टोटल। ये अरस्तु प्लेटो की एक एकेडमी में लंबे समय तक अध्ययन उन्होंने किया, साथ में भी काम किया, और आगे चल के इस अध्ययन को उन्होंने विकसित किया। तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो यूनान के रहने वाले हैं। इन तीनों के साथ 3-4 चीज़ें लागू होती हैं। पहली, ये तीनों यूनानी हैं। दूसरी, तीनों प्रकृतिवादी हैं। तीसरी, ये दर्शन शास्त्री भी हैं, फिलोसफर भी यही लोग हैं। कुछ और भी व्यक्ति हैं जिन्होंने आगे इनको विकसित किया, या ईसा के बाद आगे के काल में इस विषय को डेवलप किया, जिसमें रेन देकार्ते हैं, और भी कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया। लेकिन 3 मुख्य नाम वहाँ पर आते हैं। दोस्तों, ईसा पूर्व यह विषय जो दर्शन के विषय के रूप में स्थापित हुआ था, अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर दर्शन की शाखा के रूप में एक नवीन अध्ययन प्रारंभ होता है। और ये जो दर्शन की शाखा के रूप में नवीन अध्ययन प्रारंभ होता है, इस अध्ययन में
मुख्य भूमिका होती है अरस्तु की। अरस्तु जो हमारे यूनानी हैं, प्रकृतिवादी हैं और दर्शन शास्त्री हैं, इन्होंने दर्शन की शाखा के रूप में एक अलग अध्ययन प्रारंभ किया और यह अध्ययन था दोस्तों आत्मा का अध्ययन। आत्मा या मानस या अंतःकरण, आत्मा का अध्ययन, मानस का अध्ययन या अंतःकरण का अध्ययन, कुछ भी कहें, इन सब को सोल के लिए इस्तेमाल किया गया था। अर्थात आत्मा के लिए इन सारे शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। लिटरेरी मीनिंग भले ही थोड़ा अलग हो, लेकिन यहाँ आत्मा के लिए है। तो एक बात निकल के आती है कि दर्शन की शाखा के रूप में अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन शुरू किया और यही आत्मा का अध्ययन दोस्तों आगे चल के एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ। और जो स्वतंत्र विषय था वह स्वतंत्र विषय था साइकोलॉजी। हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी यहीं से प्रारंभ होता है और 16वीं शताब्दी में इसको विकसित होने के पूरे मौके मिलते हैं। तो यहाँ पर शताब्दी आ जाती है 16वीं शताब्दी। तो एक तरह से इसका जो अध्ययन है वो ईसा पूर्व से शुरू होता है और इसको विकसित होते होते 16वीं शताब्दी आ जाती है और 16वीं शताब्दी में यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित होता है जिसे कहते हैं साइकोलॉजी। अब एक और नई बात यहाँ पर निकल के आती है कि साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, साइकोलॉजी शब्द कहाँ से आया। तो दोस्तों यूनानी दार्शनिक हैं जिनका नाम है रुडोल्फ गोइकल। रुडोल्फ गोइकल ने एक पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया। हाँ जी, साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया पुस्तक को 1590 में लिखा गया और इसके लेखक थे रुडोल्फ गोइकल। रुडोल्फ गोइकल। रुडोल्फ गोइकल के द्वारा 1590 में लिखी गई साइकोलॉजिया पुस्तक में सबसे पहले यह शब्द साइकोलॉजी शब्द इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार साइकोलॉजी शब्द का अस्तित्व हुआ और एक विषय के रूप में ये स्थापित हुआ और साइकोलॉजी आत्मा के अध्ययन के साथ आगे विकसित होने लगा। जब आत्मा के अध्ययन के रूप में आगे विकसित होने लगा तो इसके अर्थों में कुछ बदलाव आने लगे। लेकिन प्रारंभिक अर्थ को लेकर हम बात करें तो प्रारंभिक साइकोलॉजी के अर्थ को लेकर गैरेट ने इसकी व्याख्या की है। गैरेट ने कहा है कि साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक या यूनान के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक या यूनानी के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये ग्रीक या यूनानी के जो दो शब्द हैं दोस्तों, उनमें से पहला शब्द है साइकी और दूसरा है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, सोल, और लोगस का अर्थ होता है दोस्तों अध्ययन, स्टडी। और इस तरह की व्याख्या किसने की है? ये गैरेट ने की है। तो हम कहेंगे कि गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला साइकी, दूसरा लोगस। साइकी का अर्थ हो गया आत्मा, लोगस का अर्थ हो गया अध्ययन। इस प्रकार आत्मा और अध्ययन दोनों को अगर हम मिला के बात करें तो फ्रेंड्स ये हो गया आत्मा का अध्ययन, अर्थात स्टडी ऑफ सोल। प्रारंभ में स्टडी ऑफ सोल इसको कहा गया। क्यों कहा गया? रिसेंटली मैंने आपको बताया कि दर्शन के साथ यह विषय विकसित हुआ था, दर्शन की शाखा के रूप में यह अलग बना था। तो दर्शन में आत्मा को ही सबसे ज़्यादा उस समय में महत्व दिया गया था। ऐसा माना गया था कि प्राणी मात्र में समस्त गतिविधियों के लिए सबसे जिम्मेदार और महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो आत्मा है। आत्मा ही है जो व्यक्ति में ईश्वर का प्रतीक होती हैं, आत्मा ही अस्तित्व बनाती हैं और आत्मा के द्वारा ही सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। ऐसा उस समय में माना गया था। हालांकि आज ऐसा नहीं है। कई चीज़ों में विस्तार आया है और नए नए संप्रदाय आए हैं आत्मा के साथ जिनका हमारे साथ बड़ा रिलेशन है। आगे हम विकास क्रम में उन बातों को जानेंगे, लेकिन 16वीं शताब्दी की विचारधारा केवल यहाँ तक ही थी, इसलिए इसको आत्मा का अध्ययन ही कहा गया। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार कि साइकी और लोगस दो शब्द यहाँ महत्वपूर्ण हैं। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है
कि ये दोनों ही शब्द किस भाषा के हैं। अगर हम भाषा की बात करें तो ये दोस्तों ये शब्द हैं यूनानी या ग्रीक भाषा के। यूनानी और ग्रीक, थोड़ा इसको जानते हैं। यूनानी यूनान की भाषा है और ग्रीक ग्रीस की भाषा है। क्योंकि यूनानी और ग्रीस एक ही हैं तो दोनों एक ही चीज़ हुई, तो यूनानी कहें या ग्रीक कहें बात एक ही है। लेकिन एक और वर्ड यहाँ पर लगातार और कई बार इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, और वो है लैटिन। कई बार आप देखेंगे कि इन शब्दों को लेके पूछा जाता है यह किस लैटिन शब्द से बना है। तो फिर लैटिन क्या है, यूनानी और ग्रीक ये क्या है, यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यूनानी और ग्रीक ये दोनों ही भाषा है, लैंग्वेजेस हैं, और जो लैटिन है वो लिपि है। बात एक ही है, लेकिन ये भाषा है और ये लिपि है। इसीलिए अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसी स्थिति बन जाए कि लैटिन भी ऑप्शन में हो और यूनानी और ग्रीक भी ऑप्शन में हो, तो हमें लैटिन को प्राथमिकता नहीं देनी, इसकी बजाय यूनानी या ग्रीक को प्राथमिकता देनी है। आरबीएससी की कक्षा 11 की किताब का पहले पार्ट का पहला ही प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है। ऑप्शन है फ्रेंड्स यूनानी, लैटिन, हिंदी और अंग्रेजी। अब यहाँ पर यूनानी भी आ गया और लैटिन भी आ गया, तो आंसर क्या होना चाहिए? हाँ जी, आंसर होगा यूनानी भाषा। क्यों होगा? क्योंकि ये भाषा है और ये लिपि है। तो याद रखिएगा, लैटिन इज स्क्रिप्ट नॉट अ लैंग्वेज। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शंस में यूनानी या ग्रीक नहीं हो तो ऐसे केस में हम प्राथमिकता देंगे लैटिन को, क्योंकि वहाँ लैटिन ही उसकी मुख्य भाषा कही जाएगी, या उस शब्द का जहाँ से जन्म हुआ है वो लैटिन ही कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जितने भी शब्द और टर्मिनोलॉजी हम साइकोलॉजी में इस्तेमाल करेंगे उन सब के साथ ये तथ्य और ये बिंदु लागू होने वाले हैं। तो एक बार फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइकोलॉजी का प्रारंभ दो शब्दों से हुआ, पहला साइकी, दूसरा लोगस। साइकी का अर्थ हो गया आत्मा, लोगस का अर्थ हो गया अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी का संपूर्ण अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन। दोस्तों, ये प्रारंभ की कहानी है, 16वीं शताब्दी के अंत तक की कहानी है। 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते इस अर्थ को आने वाले व्यक्तियों के द्वारा, नए दर्शन शास्त्रियों के द्वारा इसको नकार दिया गया, और यह विषय एक नए रूप में आगे या नए अर्थ के रूप में आगे विकसित होता है। यहाँ पर जितना हमने आज जानने की कोशिश की, हमने आज बात की दोस्तों कि कैसे साइकोलॉजी का हमारे जीवन में महत्व है। तो साइकोलॉजी क्यों, वाई साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है, ये हमने थोड़ा सा जाना, और इसको कैसे अध्ययन किया जाना है, कैसे लाइफ में ये फ्रूटफुल होनी है। तो ये सारी चीज़ें आगे हम सीक्वेंस वाइज अध्ययन करने वाले हैं फ्रेंड्स। साइकोलॉजी 16वीं शताब्दी में आत्मा के अध्ययन के रूप में स्थापित हुआ, और इसके अर्थों में लगातार आगे बदलाव आते चले गए। ये बदलाव किस प्रकार से आए, किन किन नामों से आए, इन सारी चीज़ों को हम आगे जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।